हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे डाइजेशन सिस्टम की, पाचन तंत्र की, और जिसमें हमने देखा कि पाचन किसे कहते हैं कि जब भोजन के जटिल अणु किसमें टूटते हैं, सरल अणुओं में टूटते हैं। मतलब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी कि पॉलीसेकेराइड है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो इनका जो कैटाबॉलिज्म होता है उसी को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। मतलब पाचन एक कैसी प्रक्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने इसके दो पार्ट पढ़े, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन में हमने लाइसोसोम की बात की थी, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है उसमें हमने देखा कि उसके दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं। इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल आता है, मतलब पाचन नली आती है, और दूसरी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं, मतलब सहायक पाचक ग्रंथियां आती हैं। और उसके बाद में जब हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा, उसके अंगों के बारे में, कि उसमें अलग अलग भाग जुड़े होते हैं, जैसे कि मुंह से शुरू होता है और मलाशय पे खत्म होता है, ये हमने देखा। मुंह के बाद में मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत का तीसरा भाग जो कि रेक्टम कहलाता है। ये हमने पूरा सिस्टम देखा था। फिर हमने बात की थी मुख गुहा की, माउथ कैविटी की बात की थी कि मुंह के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो मुंह के अंदर सबसे पहले दांतों की हमने बात की कल, और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में हमने देखा, पढ़ा था कि जीभ होती है और लार ग्रंथियां हमारे मुंह के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे टंग की, जीभ की बात करेंगे। पर उससे पहले हम दांतों की बात कर रहे थे कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं डाइफोडेंट होते हैं, दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मतलब दो बार दांत आते हैं। एक होता है जिसको मिल्क टीथ कहा जाता है, दूसरा परमानेंट टीथ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि विषमदंती भी होता है मनुष्य, जिसमें ICPM मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या होती है 32, ठीक है ना। और मिल्क टीथ की कितनी संख्या होती है, मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ उनकी संख्या होती है 20। ये हम कल पढ़ चुके हैं। जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है उसको बोलते हैं 2 1 2 3, ठीक है ना। मतलब दो इंसाइजर होते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो माउथ कैविटी है, हमारा जो जबड़ा है, उसको चार भागों में डिवाइड किया था, चार भागों में। निचला जबड़ा है, उसके भी दो भाग हैं, उसमें भी 2 1 2 3, इसमें 2 1 2 3, इसमें 2 1 2 3 ऊपरी जबड़े में, और इसमें 2 1 2 3 ऊपरी जबड़े के दाएं भाग में। ठीक है, ये हमने देखा था। तो इस प्रकार से निचले कुल दांतों की संख्या 16 हो गई थी और ऊपरी कुल दांतों की संख्या 16 हो गई थी। इसमें कुल मिलाकर कितने दांत हो गए, 32 दांत। फिर मिल्क टीथ की बात करते हैं दोस्तों। तो मिल्क टीथ, ठीक है, इसके बारे में एक नया फैक्ट क्या है कि जो मिल्क टीथ होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, 20 होते हैं। इसका मतलब इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं पाए जाते। प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते, ठीक है, जाते हैं। ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात कि मिल्क टीथ जो होता है उसका पहला जो दांत है वो कब आता है, कौन सी एज में आता है, हमने कहा 6 महीने के बाद में आता है। तो कौन सा दांत आता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिल्क टीथ में या बच्चे के दांत में। मिल्क टीथ बच्चे में आते हैं। बच्चे में जो फर्स्ट दांत आता है, पहला दांत आता है, फर्स्ट टीथ, ठीक है ना, वह कौन सा होता है, इंसाइजर, मतलब कृंतक या कृतनक, ठीक है ना। और जो अंतिम दांत आता है, अंतिम दांत, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंतिम दांत आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ, या इसको कहा जाता है अक्कल दाढ़, अक्कल दांत, ठीक है, यह दाढ़ भी कहा जाता है। और कब आता है ये, 25 ईयर कंप्लीट होने पर, 25 साल या 26 साल का मान सकते हो आप, 26 साल कंप्लीट होने पर की एज में, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी कि मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है ये, उसके बाद में मैंने कहा था कि खरगोश का दंत सूत्र, भाई कुछ अलग प्राणी भी होते हैं, उनके अलग अलग होते हैं, क्योंकि मनुष्य में तो ऊपरी जबड़े में 2 1 2 3 और निचले जबड़े में 2 1 2 3 ये सेम होते हैं। लेकिन जब अपन खरगोश की बात करते हैं तो खरगोश का जो दंत सूत्र होता है, खरगोश का दंत सूत्र मतलब खरगोश के जबड़े में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसका दंत सूत्र होता है, ऊपरी जबड़े में होते हैं 2 0 3 3 और निचले जबड़े में होते हैं 1 0 2 3,
1023, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आई, ये सी, ये पी, एम, मतलब जो इनमें कैनाइन होते हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत, क्योंकि खरगोश क्या है उसमें कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये रदनक नहीं पाए जाते हैं, रदनक नहीं पाए जाते। इसमें ऊपरी जबड़े में दो होते हैं कृंतक, ठीक है ना, एक तरफ तो दो, एक तरफ दो, एक तरफ तो ये चार, ठीक है। फिर प्रीमोलर ये 3 और मोलर कितने होते हैं 3, कुल मिला के 3 और 3 6 इंटू 2 कीजिए तो कितने हो गए 12। इसी प्रकार दो यहां पर, मतलब एक जो होता है इंसाइजर नीचे की तरफ, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, बाएं तरफ दाएं तरफ, तो ये हो गए 2। और ये प्रीमोलर नीचे की तरफ 2 होता है, इसका मतलब प्रीमोलर तो कितने हो गए 4 और मोलर कितने हो गए टोटल 6। तो अब काउंट कर लीजिए 12 और 4 16 तो ऊपरी जबड़े में हो गए, और 6 और 4 10 और 2 12 निचले जबड़े में हो गए। मतलब कुल मिला के खरगोश के कितने दांत होते हैं 28 दांत होते हैं, ठीक है। ये खरगोश का दंत सूत्र हो गया। जब अपन बात करते हैं कुत्ते के बारे में, ठीक है ना, कुत्ते का दंत सूत्र, दंत सूत्र भाई कुत्ते में कितने दांत पाए जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कुत्ते का जो दंत सूत्र होता है उसको कहते हैं 3142 बाय 3143, ठीक है ना। ऊपरी जबड़े में जो मोलर होता है वो 2 ही होते हैं, मतलब 2 और 2 4 ही होते हैं, और निचले जबड़े में 6 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैनाइन, कैनाइन की संख्या 3 और 3 6, मतलब जो इंसाइजर हो गए उनकी संख्या टोटल कितनी होगी 12, और जो कैनाइन होते हैं रदनक होते हैं, सी से डिनोट करते हैं, 1 और 1 2 और 2 और 2 4, ठीक है। और ये जो होते हैं प्रीमोलर उनकी संख्या 8 और 8 16 हो गई, मतलब 8 ऊपर होते हैं दोनों तरफ और 8 नीचे होते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया पी की संख्या हो गई 16, ठीक है। और जो मोलर होता है ऊपर कितने होते हैं 4 और नीचे कितने होते हैं 6, तो टोटल कितने हो गए 10। इस प्रकार से इसकी कुल संख्या कितनी हो गई आप गिन सकते हैं 6 और 4 10 और 2 12 और 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने दांत 42 दांत हो गए कुत्ते के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे, एक आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो मैं एलिफेंट टस्क की बात करूं, मतलब हाथी दांत की बात करूं, हाथी दांत जिसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तो इसका दंत सूत्र क्या होता है 1103 डिवाइडेड बाय 0003। अब डिवाइड नहीं करना है, ये मतलब ऊपरी जबड़े का है, ठीक है ना, और ये निचले जबड़े का है, तो ये एक तरफ के हैं, इसका मतलब इनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब अपन इसकी बात करते हैं कि इसमें इंसाइजर कितने होते हैं, मतलब कृतनक कितने होते हैं, तो कृतनक कितना हो गया, एक ऊपरी जबड़े में होता है, मतलब 1 और 1 2। तो इंसाइजर की बात करेंगे तो इंसाइजर की संख्या कितनी होगी 2। फिर निचले जबड़े में इंसाइजर नहीं होता, इसमें जो है रदनक नहीं होते हैं, कैनाइन नहीं होते हैं, प्रीमोलर भी नहीं होते हैं, और चबाने के लिए दोस्तों कितने होते हैं 3 और 3 6, और ये 6 एक तरफ है, दोनों तरफ होंगे तो जो मोलर है उनकी संख्या कितनी होगी 12। तो ये जो इंसाइजर हैं, ये इंसाइजर क्या होता है दिखाने वाले दांत, दिखाने वाले दांत, मतलब जो हाथी के बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, कृतनक होते हैं, ठीक है ना। और खाने वाले होते हैं 12 दांत, ये इनसे जो है खाना चबाता है, मतलब जो गन्ना होता है या कुछ भी खाता है वो खाने वाले दांत, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, कुल कितने दांत हो गए 14 दांत हो गए। अगर मैं घोड़े की बात करूं, घोड़े और सुअर की, घोड़े व सुअर में दोनों में सेम होते हैं, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा भी इसी में पाए जाते हैं, घोड़े व सुअर में। तो दोस्तों इसका दंत फॉर्मूला होता है 3143 डिवाइडेड बाय 3143, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें 3143 नीचे था, मतलब निचले जबड़े में, इसमें केवल जो मोलर है वो एक कम होता है, इसके अंदर कुत्ते के अंदर। अब देखिए 3 और 3 6, और इंसाइजर टोटल कितने हो गए 12। और कैनाइन की बात करें 1 और 1 2, तो कैनाइन कितने हो गए 2 और 2 4। फिर मैं बात करूं प्रीमोलर की, तो 4 और 4 8, और 8 का डबल 16। और मोलर की बात करूं तो 3 और 3 6, और 6 का डबल 12। तो आप देख सकते हैं कितने इसमें टोटल दांत हो गए
12 और 12 24 और 4 28 और 16 44, मतलब इसमें कुल दांत कितने होते हैं? 44 दांत। किसके अंदर? घोड़े के अंदर और सूअर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये दांतों की बात होगी। अब चलते हैं मुख गुहा का दूसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं जीभ, और जो किसमें आता है? सहायक पाचन ग्रंथियों के अंदर। ठीक है ना, मतलब जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उसके अंदर जीभ भी आती है। तो जीभ के बारे में हम जब संवेदी अंगों के बारे में हमने पढ़ा था, तो जीभ में भी हमने ये पढ़ा था कि जीभ के 4 पार्ट होते हैं, और उसमें जो अग्रभाग होता है वो मीठे का एहसास करवाता है। ठीक है ना, पश्च भाग होता है वो कड़वे का, जो पार्श्व भाग होता है वो तीखे का और खट्टे का एहसास करवाता है। तो हम बात करते हैं जीभ की। ये हमने बात की थी जीभ, और इसका क्या कार्य क्या है? स्वाद का एहसास करवाना, स्वाद का एहसास करवाना। ठीक है ना, ये जीभ का कार्य होता है। तो समझिए हमारी जीभ कैसी होती है। देखिए इस प्रकार से जीभ होती है हमारी। ठीक है ना, और इसमें भी यहां से इस प्रकार से ये बनी हुई होती है, ये बीच का भाग है। ठीक है ना, और यहां पर टेक्टाइल्स पाए जाते हैं, सॉरी टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, वो पीछे का भाग है इसका, और यहां पर होता है एपिग्लोटस, जो घाटी ढक्कन जिसे कहा जाता है, उसको भी समझेंगे। ठीक है ना, देखिए ये जो भाग है इस पे बहुत सारे संवेदी अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। अभी पूरा समझेंगे जीभ के बारे में। और यहां पर होता है ये इस प्रकार से, इसके चौथे पोर्शन इसकी भी बात करेंगे कि क्या है ये। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों जीभ के बारे में। ठीक है, तो जीभ क्या है? जो हमारी मुख गुहा होती है उसके फर्स्ट भाग में, अधर भाग में एक पेशीय संरचना होती है। सबसे मजबूत 5 पेशी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? जीभ कहा जाता है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं ये है पेशीय संरचना है। किसमें? मुख गुहा में, मुख गुहा में या मुख गुहा के आधार पर। ठीक है, तो ये जो जीभ होती है, ठीक है ना, इसका अग्रभाग जो होता है वो फ्री होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। अग्रभाग स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और इस अग्रभाग को देखिए, ये जुड़ा हुआ है, ये मतलब हिल सकता है, इसको स्वतंत्र कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? सिख कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है? सिख, और इसे सिख कहा जाता है। अग्रभाग को क्या कहा जाता है? सिख। ठीक है, ठीक है, फिर जो पश्च भाग होता है, मतलब पीछे का भाग। ठीक है ना, अब मान लीजिए ये जीभ है, इस प्रकार से होती है, और ये हमारा जबड़ा है अंदर का। ठीक है ना, तो ये जो पीछे का भाग है, ये इसका जो फर्श होता है, मतलब जबड़े का जो फर्श होता है, मुख गुहा का जो फर्श होता है, जबड़े के अंदर ही होता है। और हमने देखा कि हम देखते हैं कि जीभ इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, मतलब यहां से ऊपर नहीं उठती है, केवल हिल सकती है यहां से। ठीक है ना, तो ये जो भाग होता है, यहां पर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। तो पश्च भाग मुख गुहा के तो हम कह सकते हैं फर्श पर किससे जुड़ा होता है? फ्रेन्यूलम झिल्ली से, फ्रेन्यूलम झिल्ली से जुड़ा होता है। ठीक है, झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो पीछे का भाग है, जीभ का ये जो पीछे का भाग दिख रहा है आपको, ये वाला किससे जुड़ा होता है? ग्रसनी से। मतलब यहां से क्या शुरू हो जाती है? ग्रसनी। ठीक है, और ग्रसनी का भी कौन सा भाग? उसको बोलते हैं ओरोफ्राइनेक्स। ठीक है ना, फेरिंग्स भी बोलते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं जीभ का पीछे का भाग ग्रसनी से जुड़ा होता है, ग्रसनी से जुड़ा होता है, जिसे ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि पास में है, जो इसको वीडियो को रोक नहीं सकते, और पास में कुछ काम चल रहा है इस वजह से। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, यहां से लेकर यहां तक।
इसकी कुल लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच। जीभ की कुल लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर या 4 इंच। लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है 4 इंच। ठीक है, अब बात करते हैं जीभ के भागों की। मतलब जीभ में क्या होती है? असंख्य स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या कहता है? टेस्ट पुपिला या फिर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है ना, स्वाद कलिकाएं। और स्वाद कलिकाएं किन में पाई जाती है? स्वाद अंकुरों में। ऊपर जीभ के ऊपर स्वाद अंकुर होते हैं, और स्वाद अंकुरों के अंदर, जैसे हमने पिछले संवेदी अंगों में पढ़ा था कि जिस प्रकार हुक्का होता है ना, हुक्के की जो चिलम होती है उसमें इस प्रकार से टेस्ट बर्ड्स निकली होती हैं, स्वाद कलिकाएं निकली होती हैं, भोजन इनमें भर जाता है। ठीक है, और फिर ये उसका अवशोषण करती हैं। ठीक है ना, तो इसमें 4 प्रकार के स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स बहुत सारी होती हैं और 4 प्रकार के जो है जीभ में स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जीभ के अंदर 4 प्रकार के स्वाद अंकुर पाए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं उनकी बात करते हैं। तो जीभ में 4 प्रकार के क्या होते हैं? स्वाद अंकुर मिलते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है, तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फिल फॉर्म। मतलब फिल फॉर्म का मतलब सूत्राकार। फिल फॉर्म सूत्राकार। दूसरा जो होता है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा उसको बोलते हैं फंगाई फॉर्म या कवक रूपी। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं फोलाइट या इसको बोलते हैं पर्नेल। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं सरकम वैलेट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं परिवृत्तीय। जब इसकी बात करते हैं, देखो सबसे पहले फिल फॉर्म की, ये कहां पर? अधर भाग में। ये जो जीभ है, इस जीभ के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है ना, तो जीभ के अधर भाग में, अधर भाग का मतलब बीचों बीच या फर्श भाग। ठीक है ना, उसमें मिलते हैं और सबसे छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? सबसे छोटे। इन चारों में सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, असंख्य होते हैं। सबसे छोटे व अत्यधिक मात्रा में। ये बात होगी। अब देखो, इनके कारण क्या होता है? हमारी जीभ क्या होती है? खुरदरी होती है। और जो पशुओं की जीभ होती है उसमें बहुत ज्यादा निकले हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। इस वजह से पशुओं की जीभ बहुत ज्यादा खुरदरी होती है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए पशु आपको चाटते हैं, मान लीजिए अगर लिक करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उनकी जीभ क्या है? खुरदरी है। ठीक है, इसके कारण जीभ क्या होती है? खुरदरी होती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है फंगाई फॉर्म। देखो, पहला तो सूत्राकार हो गया, जो ये पार्श्व भाग होता है। ठीक है ना, ये जो पार्श्व भाग होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी जीभ की थिकनेस है, मोटाई है। ठीक है ना, और ये यहाँ पर गोलाई भी है। ठीक है, तो ये जो गोलाई है यहाँ पर जो पाया जाता है, ये वाला भाग, यहाँ पर ये अंकुर पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं हम फंगाई फॉर्म या फिर कवक रूपी। तो जीभ के क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व भाग में मिलते हैं। ठीक है, इनकी भी संख्या अधिक होती है या असंख्य कह सकते हैं। फिर तीसरा आता है पर्णिल। तो दोस्तों, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जीभ का जो फर्श होता है, फर्श का जो भाग होता है, मान लीजिए ये जीभ थी हमारी, और ये जो फर्श है, मतलब इसके नीचे वाला आधार वाला भाग, जहां से फ्रेन्युलम ग्रंथि द्वारा, फ्रेन्युलम झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है, उस भाग के पास में, मतलब उस भाग के यहाँ पर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं पर्णिल, लेकिन मनुष्यों में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ये मनुष्यों में अनुपस्थित होते हैं, फिर चौथा आता है परिवृत्तीय। तो दोस्तों, आपको ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये मतलब पीछे के भाग में उल्टे वी शेप में।
ठीक है ना, इनकी संख्या होती है 10 से 12, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जीव के आधार भाग में 10 से 12 परिवृत्तीय होते हैं, परिवृत्तीय स्वादंकुर होते हैं। और किस शेप के होते हैं? उल्टे वी शेप के, ये वी आकार के ये होते हैं, आकार में व्यवस्थित होते हैं, शेप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार की टेस्ट बड्स हुई। अब बात करते हैं कि इसमें ये जो होता है इनको बोलते हैं अपन सरकम वैलेट, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के हो गए। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस जीव का जो पीछे का भाग होता है वो कहां जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? ग्रसनी में, ठीक है ना। अभी ग्रसनी की बात करेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कि एपिग्लोटिस क्या होता है, गुलेट क्या होता है, ठीक है, और ग्लोटिस क्या होता है, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ये क्या है? टॉन्सिल्स के हैं। अभी उसकी भी बात करेंगे टॉन्सिल क्या होता है, ठीक है। 4 भाग होते हैं जीव के। हमने ये 4 जो स्वाद कलिकाएं देख ली, उसमें भी 4 भाग, जिसमें आगे का जो भाग होता है अग्रभाग, अग्रभाग किसका? मीठे का। अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग वो किसका एहसास करवाता है? मीठे का, मीठा। जो पीछे का पश्च भाग होता है ये वाला, ये कड़वे का एहसास करवाता है, ठीक है ना। तो पश्च भाग, इससे किसका अनुभव होता है? कड़वा, ठीक है। जो पार्श्व भाग होता है ये वाला, पास वाला, ठीक है ना, इससे किसका? नमकीन का, साल्ट। तो पार्श्व भाग जो होता है, पार्श्व भाग उससे साल्ट या नमकीन, ठीक है ना। और जो मध्य भाग होता है उससे कहते हैं तीखा। मतलब जब अपन मिर्च खाते हैं तो जो बीच में लगती है तो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं तीखा लगता है। तो इस प्रकार से जीव हो गया। जीव के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं जीव के। तो दोस्तों जीव के कार्य या अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये अपनी जीव है, इसके 4 भाग है, 4 भाग कर दीजिए इस प्रकार से। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये मीठा, उसके बाद में ये इसको इस प्रकार से बनाइए आप, ठीक है ना। ये मीठा, ये पीछे का भाग है कड़वा, कड़वा मीठा, ये दोनों पार्श्व भाग हैं, ये किसका? नमकीन का। और ये जो मध्य भाग है वो तीखे का, ठीक है ना। वो पढ़ने के हिसाब से कैसे भी पढ़ सकते हैं, वैसे भी याद रख सकते हैं, वैसे भी याद रख सकते हैं। जीव के कार्य, पहला क्या कार्य होता है? भोजन को या भोजन में लार मिलाने में सहायता करती है, लार मिलाने में सहायता, ठीक है। भोजन में लार मिलाने में सहायता। दूसरा, भोजन को बार बार दांतों के बीच भेजती है, भोजन को बार बार दांतों के बीच भेजने में सहायक। अगर बार बार दांतों के नीचे भोजन नहीं जाएगा तो हम उसको चबा ही नहीं पाएंगे और भोजन खा ही नहीं पाएंगे, खाना खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे लार मिलाने में सहायता करती है, तो जो लार मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है ना। और बोलस से याद रखेंगे यह किसमें सहायता करती है? बोलने में, बोलने में सहायता करती है। जीभ नहीं होगी तो हम बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। फिर चौथा जो इसका कार्य होता है जीभ का, वो होता है दांतों की सफाई करना, दांतों की सफाई। कई बार कुछ अटक जाता है दांतों में तो जीभ से ही तो निकालते हैं, दांतों की सफाई करना। फिर जीभ से एक बात और ध्यान रखेंगे, जो कुत्ते की जीभ होती है वो उसकी, कुत्ते में क्या होता है, वो शरीर का तापमान नियंत्रण करने में भी, शरीर का ताप नियंत्रण करने में भी सहायता करती है, नियंत्रण, ठीक है ना। इसे जो कुत्ता होता है वो जीभ को लटकाकर ऐसे हाँफता रहता है, ठीक है ना। उसकी जीभ पर भी पसीने की ग्रंथियां पाई जाती, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती, इससे पसीने का स्राव होता है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल में आता है। दोस्तों जीभ से एक बात और याद रखेंगे कि जीभ में कौन सा तत्व होता है? जिंक। और जिंक की कमी से एक रोग रहता है जिसको बोलते हैं डाइजेसिया, पहले भी चर्चा कर चुके हैं।
इससे स्वाद का पता नहीं लगता, स्वाद का पता नहीं लगता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूरी बात होगी जीभ की। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, मुख गुहा के तीसरे पार्ट। पहला हमने दांतों की बात की, दूसरी हमने जीभ की बात की, तीसरी हम बात करेंगे लार ग्रंथियों की। सहायक जो लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना, सहायक पाचन ग्रंथियां जो होती हैं उसमें आती है लार ग्रंथियां, उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे ग्रसनी की ओर। तो बात करते हैं लार ग्रंथियां, या इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है ना। तो दोस्तों मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती? 3 जोड़ी, 3 पेयर्स लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती है। अब 3 पेयर्स का मतलब, जब हम पेयर्स की बात करते हैं तो टोटल कितनी हो गई? 6। ठीक है ना। और पेयर्स से याद रखेंगे कि हमारे जब हम पढ़ते हैं पेयर्स के बारे में तो 12 पेयर्स किसके होते हैं? पसलियों के। ठीक है ना, हमारे शरीर में 12 पेयर्स पसलियां होती हैं, और 12 पेयर्स ही क्या होती हैं? हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। और 31 पेयर क्या होते हैं? 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं या फिर मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। और उसके बाद में याद रखेंगे 3 पेयर्स किसके होते हैं? लार ग्रंथियों के होते हैं। ठीक है ना, मतलब टोटल कितनी पाई जाती हैं? 6 लार ग्रंथियां कितनी होती है? टोटल 6। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो आती है लार ग्रंथियों, सबसे पहली उसको बोलते हैं सब लिंगुअल। ठीक है ना, या इसको अधो जिह्वा। ठीक है, सबलिंगुअल को क्या बोलते हैं? अधो जिह्वा। ठीक है। दूसरी होती है जिसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, या इसको कहा जाता है अधोहनु। अभी एक एक के बारे में समझेंगे। और तीसरी होती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड, और इसको बोलते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। अब देखिए, समझिए, नाम क्या आ रहा है? जैसे नाम से पता चल रहा है, अधो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, और जीवा का मतलब जीव। तो आपको याद रखना है, अधो का मतलब नीचे, जीवा का मतलब जीव। मतलब यह ग्रंथि कहां पाई जाती है? जीव के नीचे। ठीक है ना, जीव के नीचे, इसको सबलिंगुअल कहा जाता है। यह जीव के नीचे मिलती है, नीचे मिलती है। ठीक है ना। और जीभ के नीचे भी कहां पाई जाती है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो पार्ट जीभ का किसी फ्रेन्युलम से जुड़ा होता है, तो ये जीभ, ये झिल्ली होती है ना, यहां पर खुलती है, मतलब यहां से लार का स्राव करती है। ये फ्रेन्युलम है। ठीक है ना, और ये हमारी जीभ है। तो जीभ के नीचे कौन सी मिलती है? सबलिंगुअल, अधो जिह्वा। ठीक है, जीभ के नीचे मिलती है। ठीक है। फिर दूसरी आती है और सबसे छोटी होती है, मतलब सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ठीक है, इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है सब मैंडिबुलर, अधोहनु। देखो, एक बात याद आएगी आपको, मैंडिबुलर, जब हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था तो जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है? मैंडिबल। ठीक है ना, मैंडिबल जबड़े की हड्डी होती है। तो जबड़े की हड्डी के जस्ट ऊपर, मतलब ये हम कह सकते हैं अधोहनु। हनु मतलब एक था ठोड़ी। ठीक है ना, और इसी को जबड़ा बोलते हैं। इसके नीचे जो नीचे वाला जबड़ा होता है, तो दोनों दांतों के जबड़ों के बीच में, जबड़ों के बीच, जबड़ों के बीच, या नीचे वाला जबड़ा जो होता है, निचले जबड़े, निचले जबड़े के बीच, ये बीच में पाई जाती है। और निचले जबड़े में भी कहां पर मिलती है? जो कृंतक दांत होते हैं, कृंतक दांतों के पास, दांतों के पास। और जो नली, इसको मतलब हम कह सकते हैं नलिका होती है, उसको क्या बोलते हैं? वार्टन। वार्टन नली द्वारा जुड़ी होती है, वार्टन नली द्वारा। ठीक है ना, वार्टन नली द्वारा जुड़ी होती है। अब बात करते हैं पैरोटिड, कर्णपूर्व। कर्ण का मतलब कान और पूर्व का मतलब पहले, कान के पहले कौन सी होती है? कर्णपूर्व। और सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि
लार ग्रंथि और कान के पहले के भाग में या पूर्व भाग में, पहले के भाग में स्थित होती है, ठीक है ना। और इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि यदि इस ग्रंथि के पास में कान के पास में होता है, इसमें क्या पाया जाता है, अगर इसमें मम्प्स वायरस का आक्रमण हो जाए, मम्प्स वायरस के कारण यह ग्रंथि क्या होती है, सूज जाती है, इसमें सूजन आती है, इसमें सूजन आ जाती है और इसी को क्या कहा जाता है, गलसुआ कह दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं टॉन्सिल हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना, या कनफड़ा भी बोलते हैं, गलसुआ भी कह सकते हैं और कनफड़ा भी कहा जाता है इस ग्रंथि को, ठीक है ना। अब पैरोटिड ग्रंथि की बारे में हम बात कर चुके हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, कान के पहले होती है और मम्प्स वायरस के कारण, और इसी को क्या बोलते हैं, मम्प्स रोग भी कहा जाता है, मम्प्स रोग भी कहा जाता है। ये हो गई बात किसकी, लार ग्रंथियों। बात करते हैं सलाइवा की। तो आती है बात लार की। अब बात करते हैं लार की या सलाइवा की, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारी लार होती है, ठीक है ना, वो किसका कार्य करती है, स्नेहक का कार्य करती है। मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जब लार मिलती है तो उसको क्या कर देती है, स्मूथ बना देती है, निगलने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो ये स्नेहक का कार्य करती है, पहला कार्य तो इसका, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के एंजाइम। जो पहला होता है उसको तो बोलते हैं टाइलिन, ठीक है ना, हिंदी में भी इसको टाइलिन कहा जाता है। और इस टाइलिन का क्या कार्य होता है, यह स्टार्च का पाचन करता है या मंड का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ये इसका कार्य होता है। और टाइलिन से दूसरी बात याद रखेंगे, इसी को अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है, एमाइलेज, ठीक है ना, इसी को अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम ये जो होता है, ठीक है ना, यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है ना। ये किसका कार्य होता है, लाइसोजाइम का। और दोस्तों इसी से और याद रखेंगे लाइसोजाइम से ही कि यह लार के साथ साथ किस में पाया जाता है, यह आंसुओं में भी पाया जाता है, आंसुओं में भी, ठीक है ना, लाइसोजाइम आंसुओं में भी पाया जाता है। अब लार के पीएच मान की बात करते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों लार का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.8, ठीक है। यह कब, खाना खाने से पहले, खाने से पहले, और खाना खाने के बाद में होता है 7.4 खाने के बाद। अब देखिए किस प्रकार से, जब पीएच मान की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही क्या कहलाती है, पीएच मान। और पीएच स्केल होता है इसके लिए, ठीक है। तो पीएच स्केल में जो 7 पॉइंट होता है वह क्या होता है, उदासीन, मतलब अगर 7 से कम वैल्यू है तो वह क्या होगी, एसिड होगी या अम्ल होगी, ठीक है। और 7 से अधिक वैल्यू है तो उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे या बेस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए खाने से पहले तो क्या होती है, ये 7 से कम है, इसका मतलब एसिडिक होती है, ठीक है ना, मतलब अम्लीय होती है खाने से पहले, तो हम लिख सकते हैं यहां पर अम्लीय। और उसके बाद में जब खाने के बाद की बात करते हैं तो ये कैसी रहती है, क्षारीय, ठीक है। तो 7.4 आ रहा है तो हम कह सकते हैं हल्की क्षारीय, ठीक है। और हम कह सकते हैं, देखिए सबसे प्रबल अम्लीय कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और सबसे प्रबल क्षारीय कौन होता है, NaOH, मतलब कास्टिक सोडा, ठीक है ना। अब एक बात यहां समझिए कि जब हमारे मुंह में
एसिड ज्यादा हो जाता है या हम कह सकते हैं बेस ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट, मतलब हमारा मुंह जो है ऐसा हमको गंदा फील होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है ना, टूथपेस्ट करते हैं। अब टूथपेस्ट क्या करता है, टूथपेस्ट उदासीन कर देता है हमारे मुंह को, क्या कर देता है, उदासीन, जो हमारी लार होती है ना उसको उदासीन कर देता है, इसलिए हमको फ्रेश फील होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने अभी कहा कि हमारे लार के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है, खाने से पहले अम्ल होता है, और अम्ल और टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षार होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये बन जाता है, हम कह सकते हैं टूथपेस्ट में बेस होता है, क्षार होता है, और ब्रश करने के बाद क्या होता है, फ्रेश फील होता है, फ्रेश फील होता है। ये बात हो गई हमारी लार की। अब चलते हैं ग्रसनी के ऊपर। देखिए मुख गुहा हो गई पूरी की पूरी, ठीक है ना, मुंह हमने पढ़ लिया, और मुंह के बाद मुख गुहा पढ़ ली, इसमें दांत पढ़ लिए, दांतों के बाद में हमने जीभ के बारे में बात की, और जीभ के बाद में हमने बात की लार ग्रंथियों की, और उसके बाद में हमने बात की लार की। अब चलते हैं ग्रसनी की तरफ, ठीक है ना। जो हमने पाचन तंत्र का पूरा एक सिस्टम देखा था कि मुंह से होते हुए भोजन कहा जाता है ग्रसनी के अंदर, और ग्रसनी से फिर जाता है ग्रासनाल में या ग्रसिका में, ठीक है ना, जिसे ऑइसोफेगस कहा जाता है, उसके बाद में जाता है आमाशय में, ठीक है ना। तो ग्रसनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। ग्रसनी इसे क्या बोलते हैं, फेरिनेक्स, ठीक है ना, फेरिंग्स भी इसे कहा जाता है, कई जगह इसका प्रोनाउंसिएशन फेरिंग्स होता है और कई जगह होता है फ्राइनेक्स, ठीक है ना। ग्रसनी आप समझिए, ग्रसनी से पहले एक बात समझेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमने मुख गुहा पढ़ी थी, माउथ कैविटी पढ़ी थी, तो मुख गुहा ये इस प्रकार से हमारा माउथ है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। तो ये जो ऊपरी सतह होती है ना, ठीक है ना, ये वाली, ये कैविटी जो होती है ऊपरी सतह है, ठीक है ना। तो इस ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तालु, ठीक है ना, पैलेट। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हार्ड पैलेट, ठीक है, और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट मतलब ये तो होता है हार्ड तालु, कठोर तालु, इसको कहा जाता है नरम तालु या कोमल तालु, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मांसाहारी जीव जंतु हैं, तो इनकी ये गुहा होती है, ये जो कैविटी होती है ना, ये बहुत ज्यादा होती है, ताकि अगर कोई शिकार पकड़ लिया उन्होंने तो वापस बाहर नहीं जाने देता, ठीक है ना। हार्ड पैलेट की बात होगी। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना, इसका जो अंतिम भाग होता है सॉफ्ट पैलेट का, तो देखिए मुख के बाद में यहाँ पर ये इस प्रकार से ग्रसनी होती है, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये नासा द्वार आ गया, तो इस प्रकार से लटका हुआ होता है, हम कह सकते हैं। तो सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम भाग होता है, इसका अंतिम भाग, ठीक है, उसको बोलते हैं वीकल पैलेटाइन, ठीक है ना, वीकल पैलेटाइन इसको कहा जाता है। और वीकल पैलेटाई का कार्य क्या होता है कि ये ऐसे लटका हुआ होता है, ठीक है ना, और ये किसका निर्माण करता है, लटके होने की वजह से, लटके होने के कारण ग्रसनी को दो भागों में विभाजित कर देता है, ग्रसनी को दो भागों में विभाजित कर देता है, भागों में बांट देता है। तो पहली तो होती है जो नाक के द्वारा जो ग्रसनी जुड़ी होती है, ठीक है ना, श्वास नली जो होती है ना, तो उसको बोलते हैं नेसो फ्राइनेक्स, ठीक है। और दूसरा होता है ओरो फ्राइनेक्स, ठीक है ना। इसको तो बोलते हैं नासा ग्रसनी, और इसको बोलते हैं मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। तो अब ग्रसनी क्या होती है, तो ग्रसनी हमारे मुख गुहा का जो अंतिम भाग होता है वहां से जुड़ी होती है, और इसी के द्वारा भोजन क्या होता है, ग्रास नाल में जाता है, ठीक है ना, ग्रसिका में जाता है। और जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट मुख गुहा में जो तालु होते हैं, तो सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम भाग होता है वो इसमें लटका हुआ होता है, और वो इसको दो भागों में बांट देता है, किसको, ग्रसनी को। एक होता है नेसोफेरिंग्स और दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है ना, नासा ग्रसनी, दूसरा होता है मुख ग्रसनी। नासा ग्रसनी
अब देखिए यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए ये कोई आदमी की नाक है, ठीक है ना, इससे एक नेजल कह सकते हैं पाइप निकला हुआ है, ठीक है, और ये मुंह है, इस प्रकार से मुंह है, और ये आ गया जबड़ा, ठीक है, ये जबड़ा आ गया। अब देखिए मुंह से भी एक पाइप निकलेगा और यहां से भी पाइप निकलेगा, तो ये जंक्शन हो जाएगा एक तरह से, और ये आगे जाके इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब समझिए यहां पर ये जो भाग है ये तो कहां जा रहा है, आमाशय के अंदर, ठीक है, और ये वाला भाग जा रहा है वो कहां जाएगा, वायु कोष्ठकों में, यहां कह सकते हैं लंग्स में, इस प्रकार से लंग्स होते हैं, ठीक है, फेफड़े जो होते हैं, और यहां पर एक घाटी द्वार होता है, ठीक है, इस प्रकार से, और हम कह सकते हैं जो ग्रसनी होती है वो क्रॉस होने की जगह होती है दोनों की, मतलब इसको तो कहा जाता है विंड पाइप और इसको कहा जाता है फूड पाइप या ऑसियोफेगस, ठीक है ना, या इसी को ट्रेकिया भी कहा जाता है, ट्रेकिया भी कहा जाता है इसको, विंड पाइप को, जो श्वास नली होती है उस श्वास नली को, ठीक है ना। अब श्वास नली और फूड पाइप, देखो यहां पर हमने अभी जस्ट कहा था व्हीकल पैलेटाइन एक भाग होता है, मतलब जो सॉफ्ट तल होता है वो लटका हुआ होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एक ढक्कन द्वार कहा जाता है, एपिग्लोटिस, ठीक है ना, या घाटी ढक्कन भी कहा जाता है, इसी को घाटी ढक्कन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये भोजन नलिका है, इस भोजन नलिका का जो भाग होता है ऊपर वाला, इसको तो क्या कहा जाता है, गुलेट कहा जाता है, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, गुलेट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है जो श्वास नलिका का जो भाग होता है उसको कहा जाता है ग्लॉटिस, उसको क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे एक घाटी ढक्कन जो होता है, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, तो यह क्या करता है, अवरोध का कार्य करता है, मतलब ये दोनों यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए श्वसन मार्ग, हम कहते हैं श्वास ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी खाना अंदर जाएगा, जब हम खाने को निगलेंगे तो ये एपिग्लोटिस एक्टिवेट होकर या पीछे की तरफ लग जाएगा, श्वास नली को बंद कर देगा, और जब श्वास नली को बंद कर देगा तो भोजन सीधा जो है ग्रास नाल में ही जाएगा, ठीक है ना, वो श्वास नली में नहीं जाएगा, अगर श्वास नली में चला गया तो अटक जाएगा और डेथ भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिस किसका कार्य करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, हमने बात की आज सबसे पहले दांतों में कुछ पोर्शन रह गया था उसकी, फिर जीभ के बारे में हमने चर्चा की, उसके बाद में लार ग्रंथियों के बारे में हमने देखा, लार के बारे में समझा, और ये ग्रसनी का भाग था जिसको फेरिंक्स कहा जाता है, उसका पीछे का भाग क्या कहा जाता है, ओरोफेरिंक्स कहा जाता है, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम कह सकते हैं यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।